हेलो स्टूडेंट्स, अक्षर ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम टॉपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस ज्योग्राफी बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, ये हमारी बुक हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। हमारे बुक में लिखा गया जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग मतलब भारत में पाए जाने वाले संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो। तो भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस मात्रा में पाया जाता है और कहाँ कितना है। ठीक है, और उसका उपयोग क्या है। तो ये सभी हमें इस बुक के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं, सबसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये एक फोटो दिख रहा होगा, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गाड़ी है, बहुत सारे जीव जंतु है, जंगल है, जल है, उसके बाद ब्रिज है, घर है, सौर सौर सोलर पैनल है, पवन चक्की है, ट्रक है। ठीक है, और ये जीव जंतु। ठीक, यही सब तो हमारे संसाधन है। ठीक, यहाँ पे सूर्य दिख रहा होगा, यही सब हमारे संसाधन है। ठीक है, अब हम संसाधन की परिभाषा देखते हैं। तो संसाधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक, तो संसाधन की परिभाषा जो है ये है कि पर्यावरण में उपलब्ध जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब जिसको बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, और जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, उसे ही तो हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे जल, वन, पशु पक्षी, कुर्सी टेबल इत्यादि, ये सब तो हमारे संसाधन है। ठीक, दूसरा परिभाषा इसका हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ति करने वाला सभी वस्तुएं संसाधन है। मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। ठीक है, एक और परिभाषा हम देख लेते हैं इसका। हवा, पानी, भोजन, पौधे, जानवर, खनिज, धातु और प्रकृति में मौजूद हर चीज जो मानव जाति के लिए उपयोगी है, वह संसाधन है। सही बात है। अब प्रत्येक संसाधन का मूल्य उसकी उपयोगिता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। हमारे पास लोहा भी संसाधन है और उसका उसके बाद हमारे पास सोना भी संसाधन, लेकिन दोनों का मूल्य अलग अलग है। ठीक है, तो उसकी मूल्य उसकी उपयोगिता और भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, और आइए यहाँ पे हमें कुछ संसाधन का इमेज दिया गया है, तो देखते हैं ये क्या हो गया हमारा बैलगाड़ी, जो जो हमारे जंतु संसाधन के उपयोग की सहायता से चलता है। ये हो गया हमारा कच्चा तेल, ये हो गया हमारे जंगल, ये हो गया हमारे खनिज संसाधन, ये हो गया हमारे पास जल संसाधन, ये हो गया हमारे पास भूमि संसाधन जिसपे हम रहते हैं, ये हो गया हमारा सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, उसके बाद ये हो गया हमारा पवन चक्की, ये हो गया हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, ये हो गई हमारे संसाधन की परिभाषा। तो आइए हम देखते हैं संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ति करता है। ठीक है, संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संसाधन के बिना कृषि उद्योग का विकास संभव नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि संसाधन प्रकृति का दिया गया उपहार है। ठीक है, प्रकृति का दिया गया उपहार है। संसाधनों के इस्तेमाल से ही इंसानों ने घर, इमारतें, परिवहन और संचार के साधन, उद्योग वगैरह बनाए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। ठीक है, संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधनों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या बताइए आप, जल और वायु के बिना आप अब 5 मिनट भी जी सकते हैं क्या? वायु के बिना, जल के बिना आप 2 दिन भी जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। इसलिए संसाधनों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोजाना रोजाना इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल और लोहा, कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है। आज जिस दर से संसाधनों का उपभोग किया जा रहा है, वह संसाधनों की पुनः पूर्ति की दर से कहीं ज़्यादा है।
क्या है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन हमें दिया गया है, जैसे कोयला, लोहा, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, ये क्या है सीमित मात्रा में। लेकिन आज जिस दर से हम उपयोग कर रहे हैं इसका, जिस दर से इस संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, लेकिन इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये तो क्या है जो हमारे पास खत्म हो जाएंगे, तो हमें भविष्य में फिर इन संसाधनों का उपयोग कैसे कर पाएंगे जब अभी ही हमारे ये संसाधन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मनुष्य प्रकृति के अनुरूप अपने उपयोग की तकनीकों का विकास करता है। सही बात है, मनुष्य को जब जिस चीज की जरूरत होती है उस हिसाब से अपने प्रकृति के में पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करके अपने अनुसार मानव निर्मित संसाधन का विकास करता है। संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्माण का आधार है। संसाधन अर्थव्यवस्था के निर्माण का आधार है। ठीक है, जिस राष्ट्र के पास जितना ज्यादा संसाधन है वो राष्ट्र उतना संपन्न है, उतना विकसित है। ठीक है, भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास संभव नहीं है। सही बात है, हम भूमि ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ पे उद्योग लगाएंगे, कहाँ कैसे हम कृषि करेंगे, कहाँ पे कृषि करेंगे। जल नहीं रहेगा तो हम कृषि का सिंचाई कैसे करेंगे। वन नहीं रहेगा तो हम वन से इतना जो हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे। वायु नहीं रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे। ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, ये ये अ, ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक है। सही बात है, ये वन, जंगल, वायु हमारे में जीवन प्रदान करता है, जो कि मानवीय जीवन के लिए बहुत ज्यादा मानवीय जीवन के विकास के हेतु बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योगों आदि का निर्माण किया है। ठीक है, ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ काफी उपयोगी भी है और मानव के विकास के लिए आवश्यक भी है। ठीक है, यही है। आज विश्व के वे राष्ट्र अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिसके पास अधिक संसाधन है। सही बात है, आज अमेरिका है हुआ या चीन हुआ, वो सबसे विकसित राष्ट्र हुआ। चूंकि ये इसलिए विकसित है चूंकि उसके पास संसाधन अधिक मात्रा में है। उसके बाद आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है। सही बात है, संसाधन जिसके पास जितना है वो राष्ट्र उतनी ज्यादा प्रगति एवं उतने ज्यादा डेवलप माने जाते हैं, उतने ज्यादा विकसित माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब इस कथन का मतलब हम समझते हैं, संसाधन होते नहीं बनते। ये किसने कहा था? जिमरमैन ने। संसाधन जैसे हमारे पास लोहा तो बहुत पहले से थे, लेकिन रेलगाड़ी तो हमें बनाना पड़ा ना। लोहा थे लेकिन रेलगाड़ी हमें लोहा से बनाना पड़ा। तो अब रेलगाड़ी हमारे यूज के हैं, वही लोहा हमारे किसी काम के नहीं थे, तो उस लोहा को हम अपने अनुसार ढाल के क्या बना ली? रेलगाड़ी बना ली, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन ने। ठीक है, यहीं पे संसाधन संरक्षण के संदर्भ में हमारे महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस कथन का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर हमारे जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो संसाधन का वर्गीकरण दो तरह से हम करते हैं। इसमें पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। दूसरा है हमारे मानव निर्मित संसाधन, जिसे हमने मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वो हो गया जिसको हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और अनवीकरणीय योग्य संसाधन जिसे हम दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, अब नवीकरणीय योग्य संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। सतत प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और नवीकरणीय संसाधन में भी जैव संसाधन। जैव संसाधन वो हो गया जो जीवित हो,
जिसमें जान हो, जो सजीव हो, वो क्या हो गए? जैव संसाधन हो गए। जैसे हमारे पास पेड़-पौधे हो गए और उसके बाद जीव-जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या हो गए? जैव संसाधन हो गए। अब जैव संसाधन को भी हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है? पहला हो गया प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वन, पेड़-पौधे ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक वनस्पति संसाधन हो गए, ठीक है? और दूसरा हो गया हमारे पास वन्य जीव, जैसे घोड़ा हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, ऊँट हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे पास? वन्य जीव संसाधन हो गए, ठीक है? अब हम देखते हैं अनवीकरणीय योग संसाधन। अनवीकरणीय योग संसाधन में हमारे पास है एक पुनः चक्रीय संसाधन जैसे धातु और दूसरा है अचक्रीय संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है? ये हो गया हमारे पास अचक्रीय संसाधन। अब देखते हैं मानवीय संसाधन को भी 2 भागों में बाँटा गया है। तो पहला हो गया संरचनाएँ एवं संस्थाएँ, दूसरा हो गया मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं हम प्रकृति द्वारा प्राप्त किए गए संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त किए गए संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा गया है जैसे वायु, वन, वन्यजीव, खनिज, ऊर्जा स्रोत। ये क्या हो गया हमारे पास? प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को हम मानव संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन कहते हैं जैसे प्लास्टिक, इमारतें, मशीनरी, वाहन, पुल, सड़क इत्यादि। ये क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, विभिन्न आधार पर बाँटा गया है, ठीक है? तो पहला हम देखें किस आधार पर बाँटा गया है? तो पहला बाँटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है? क्या है पहला? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है? फिर दूसरा किस प्रकार से बाँटा गया है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी हमारे पास 2 प्रकार के संसाधन हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है? अब हम देखते हैं फिर स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बाँटा गया है। स्वामित्व के कहने का मतलब हो गया मालिकाना हक के आधार पर। तो कौन से संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है? अब फिर से हमें विकास के आधार पर संसाधन को भी 4 भागों में बाँटा गया है। पहला हो गया संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन, ठीक है? तब आइए हम सभी संसाधनों को एक-एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपयोगी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैव संसाधन, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन हो, मतलब जो जीवित हो, जो सजीव हो, कौन से संसाधन कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन हमें वायुमंडल से मिलती है, ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य सहित सभी प्राणी, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, ये सभी क्या हो गए? हमारे जैव संसाधन हो गए। जैसे इसके मत्स्य जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि ये सभी जैव संसाधन है। अब हम देखते हैं अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेज। हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, अर्थात वो निर्जीव है, ठीक है? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएँ, हवा, सभी गैस, सूर्य का प्रकाश आदि ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं उपयोगिता और समाप्यता के आधार पर संसाधन को। तो उपयोगिता और समाप्यता के आधार पर भी हमारे पास संसाधन के 2 भाग हैं। कौन-कौन से हैं? नवीकरणीय योग संसाधन और अनवीकरणीय योग संसाधन। तो नवीकरणीय योग संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय योग संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्यजीव। ये सब क्या है? नवीकरणीय योगी संसाधन है। इन संसाधनों को इनके सतत प्रवाह के कारण नवीकरणीय योग संसाधन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ संसाधनों का फोटो भी दिया गया है, जैसे ये सौर ऊर्जा हो गया, ये क्या है? नवीकरणीय योग संसाधन है। जल हो गया, ये नवीकरणीय योग संसाधन है। उसके बाद पवन चक्की हो गया, वायु हो गया, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं अनवीकरणीय योग संसाधन। अनवीकरणीय योग संसाधन वातावरण में उपस्थित वैसे सभी वस्तुएं
जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता, जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, या उसके विकास अर्थात उन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जीवाश्म ईंधन, उसके बाद पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने के बाद उन्हें किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब देखते हैं धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है। ठीक है। उसके बाद धातु एक बार उपयोग के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहे के एक डब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर से उसी तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए हमें खनन की आवश्यकता होती है। इसलिए धातु को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन का 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब, व्यक्तिगत निजी चारागाह और व्यक्तिगत कुएं। ठीक है। अब हम देखते हैं सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, किसी गांव में या किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, वो क्या हो गया? सामुदायिक स्वामित्व वाले सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। वो क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं जो सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चारागाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन होंगे। जैसे देखे होंगे आप लोगों में सामुदायिक भवन होते होंगे, तो क्या हो गई? सामुदायिक संसाधन हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, वैसे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे सड़क क्या हो गया? राष्ट्रीय संपदा है, किसी निजी के स्वामित्व में नहीं है। उसके बाद नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र जहां से हम खनिज निकालते हैं। ठीक है। तेल उत्पादन क्षेत्र राष्ट्र के सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जो भी खनन क्षेत्र होते हैं, वो सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। अब हम देखते हैं वैसे तो देश के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है। ठीक है। राष्ट्र लोकहित में अधिकृत कर सकते हैं। जैसे सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनवाने के लिए निजी भूमि का भी सरकार अधिग्रहण कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए सड़क जा रहा है, उसके बीच में आपकी जमीन आ गया, तो सरकार क्या करते हैं? वहां पे आपकी जमीन का मुआवजा दे करके सरकार उसको अपने अंदर में ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार को सड़क बनाना होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। ठीक है। तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है? किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। इस सीमा के अंतर्गत आने वाले संसाधन देश के संसाधन होते हैं, जैसे कि भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव एवं समुद्री जीव। ठीक है। समझिए आप आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है? किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन समुद्री तटरेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का उपयोग
बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहमति के नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का देखभाल अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थानों को दिए गए हैं, जिसका अगर हमें उपयोग करना होगा तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं जो विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है? तो विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। पहला संभावी संसाधन, ठीक है? दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं संभावी संसाधन। ठीक? तो वैसे संसाधन जो विद्यमान तो है, परंतु उसके उपयोग की तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा, संभावित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे संसाधन जो हमारे धरती पे उपलब्ध तो हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी के विकास न होने के कारण अभी हम उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन अभी हम उसे डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है? और हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी खनिज संपदा होने की संभावना है, लेकिन अभी तक उसको हम खनन नहीं कर पाए। ठीक है? उनका उपयोग पूरी तरह से अभी नहीं किया जा रहा है। ये सब क्या हो गया, हमारे संभावित संसाधन, मतलब जिसकी संभावना है, अभी तक हम उपयोग नहीं किए। ठीक है? अब दूसरा हम देखते हैं विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन वैसे संसाधन हो गए जिनका उपयोग अभी हम प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं, कि जो पूर्ण रूप से डेवलप हो गए हैं। जैसे हमारे पास हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, हमारे पास विकसित संसाधन है और इसका हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है? अब हम अगला देखते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है, परंतु सही तकनीकी के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा, भंडार संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है, लेकिन अभी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है और यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकता है, परंतु सही तकनीकी उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है? ये हो गया हमारा भंडार संसाधन। ठीक है? अब हम देखते हैं संचित कोष संसाधन। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है, लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन हम उसका अभी उपयोग आरंभ नहीं किए तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। ठीक है? संचित कोष संसाधन भंडार के भाग, मतलब भंडार संसाधन के ही एक भाग है संचित कोष संसाधन। जैसे भारत के कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। भविष्य में उपयोग की संभावना है, अभी तक उसका हम उपयोग का प्रारंभ नहीं किया, शुरुआत नहीं किया, लेकिन भविष्य में इसके उपयोग करने की संभावना है। ठीक है? बांधों तथा नदियों का जल, वन संपदा आदि संचित कोष संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं संसाधन नियोजन, मतलब रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है? संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधन तो हमारे पास उपलब्ध है, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, जैसे पानी, जमीन, ऊर्जा और लोग, मनुष्य संसाधन, मानव संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही हमारे पास क्या हो गया, संसाधन नियोजन हो गया। ठीक है? संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है? ताकि हम उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सके। इसका उद्देश्य है कि संसाधनों का संतुलित और स्थिर तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि भविष्य में भी उसका लाभ लिया जा सके। ठीक है? ये हो गया हमारा संसाधन नियोजन। ठीक है? अब हम देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। ठीक है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना, मतलब उसका नया उपयोग करने के लिए फिर से समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है।
बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। बिना संसाधन के हम कैसे विकास कर लेंगे? ना हम कृषि कर पाएँगे, ना हम उद्योग भवन लगा लगा पाएँगे, यहाँ तक कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपभोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी हम ज़्यादा अगर हम कोयला का उपयोग करेंगे, ज़्यादा पेट्रोलियम का उपयोग करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है? पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में समस्या होगी, ठीक है? ये पर्यावरणीय समस्या बढ़ जाएँगी। ओज़ोन परत जो है, जिसे जो हमें यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट जैसे हार्म किरण से हमें बचाता है। ओज़ोन परत उसका क्षय होने लगता है। इसलिए हमें संसाधनों का बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, ठीक है? संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। ठीक है? संसाधन संरक्षण में महात्मा गांधी के शब्दों में हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। देखिए कितनी बड़ा लाइन है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह लाइन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है? महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ठीक है? महात्मा गांधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जन समुदाय तथा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, जिससे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो सके। ठीक है? अब हम देखते हैं चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये किससे रिलेटेड है? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है? जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है? उसके बाद आगे हमारे पास नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी किससे रिलेटेड है? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है? इसका नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। ठीक है? अब फिर से हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है? अब हम देखते हैं जो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? प्रथम पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी। ठीक है? और हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। ठीक है? हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो सतत विकास क्या होता है। ठीक है? सतत विकास ये हमारे बुक में टॉपिक भी है और ये हमारे अभ्यास प्रश्न भी है। ठीक है? तो हम इसको क्वेश्चन के तौर पे ही ले लिए हैं, जिससे दोनों कवर हो जाए। हमारे टॉपिक भी कवर हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन भी, अभ्यास प्रश्न भी कवर हो जाएगा। ठीक है? तो सतत विकास, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास की अवधारणा का उद्देश्य है वर्तमान समय में संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। मतलब संसाधनों का हमें इस तरीके से उपयोग करना है जिसके लिए भविष्य के लिए भी बचा रहे। ठीक है? भविष्य की पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके। ठीक है? इसका मतलब है कि विकास के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का शोषण इस प्रकार से किया जाए जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और सामाजिक व आर्थिक विकास भी बना रहे। मतलब हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए जिससे हमें पर्यावरण पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और समाज व आर्थिक विकास भी बना रहे। ठीक है? अब सतत विकास की अवधारणा
के मुख्य कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो यह सुनिश्चित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, ऊर्जा, खनिज और वन का विवेकपूर्ण उपयोग हो, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, क्योंकि क्या है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में, ठीक है, तो इसे हमें विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास। दूसरा क्या हो गया हमारे सतत विकास की अवधारणा में, आर्थिक विकास। तो सतत विकास का मतलब है कि समाज के हर वर्ग का आर्थिक रूप से विकास करना, ठीक है, समाज के हर वर्ग, हर समुदाय का आर्थिक रूप से विकास करना, लेकिन इसके साथ-साथ संसाधनों का अत्यधिक शोषण ना करना, इसके साथ-साथ संसाधनों का अधिक शोषण भी ना हो, ठीक है। यह विकास समाज की ज़रूरतों को पूरा करता है, यह विकास समाज की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हमें संसाधनों के साथ-साथ हमें आर्थिक विकास तो करना ही है, लेकिन उसके साथ ही हमारे इस पर्यावरण को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता में हो गया सतत विकास का एक पहलू यह भी है कि विकास का लाभ सभी वर्गों और समुदायों तक पहुँचे, ठीक है? सभी समाज में सभी वर्गों और सभी समुदायों तक संसाधन के विकास का लाभ पहुँचे, ठीक है? इससे असमानता कम होती है, क्या होती है? जब सबको लाभ पहुँचेगा तो इससे क्या होगा? असमानता कम होगी और समाज में न्यायपूर्ण स्थिति बनी रहती है, ठीक है? समाज में समानता, समन्वयता बना हुआ रहता है, ठीक है? अब हम देखें प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो सतत विकास में नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना, प्रदूषण कम करना और कचरे का पुनः चक्रण सतत विकास को बढ़ावा देता है। जैसे हमने पढ़ा होगा आपने 3R, जैसे रीयूज हो गया, रिड्यूस हो गया, उसके बाद रिसाइकल हो गया। ये हो गया हमारा 3U, जिसको हम पुनः चक्रण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सतत विकास का महत्व। तो सतत विकास का महत्व क्या है? तो सतत विकास न केवल पर्यावरण और समाज के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आर्थिक और आर्थिक विकास और संसाधन प्रबंधन के मामले में भी महत्वपूर्ण है। संसाधन सतत विकास न कि केवल हमारे पर्यावरण और समाज के लिए फायदेमंद है, जबकि ये बल्कि यह आर्थिक विकास और संसाधनों के प्रबंधन के मामले में भी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किए बिना समृद्धि की ओर बढ़े। मतलब हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम न ज्यादा शोषण किए बिना, मतलब ज्यादा शोषण किए बिना ही हम कैसे विकसित हो सके, इसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या बताता है, कौन बताता है? सतत विकास, ठीक है, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ सके, ठीक है। तो ये हमारा सतत विकास का टॉपिक भी, ये टॉपिक भी कवर हो गया। और संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये हमारे अभ्यास प्रश्न भी कवर हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ याद करने के लिए तत्व है। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में, जिसमें 178 देशों ने भाग लिया था, जिसमें चर्चा किया गया था ग्लोबल वार्मिंग पे, चर्चा किया गया था, चर्चा किया गया था वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। ये सब पहलुओं पर समझौता किया गया था, ठीक है। आगे ये सभी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें आप एक बार सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमारे चैप्टर में दिया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है जो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अजैव संसाधन। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैसे हमने बताया था क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद क्या नहीं कर सकते हम? दोबारा निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो गया? कोयला और नवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन भी है और अचक्रीय संसाधन भी है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है?
मानव निर्मित, अजैव, पुनः चक्रीय, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन और अचक्रीय संसाधन। क्या क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, क्योंकि उसको अगर हम आज उपयोग कर रहे हैं तो कल भी हमें सौर ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या हो गया? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, तो बताया था मैंने कितने दूर? 200 नॉटिकल मील। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक क्या हो गया हमारा? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। तट रेखा से 200 किलोमीटर नॉटिकल मील दूरी तक क्या हो गया? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है सॉरी संसाधन का संग्रह से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित तरीके से दोहन से। ठीक है, क्या हो गया? डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा कहा जाता है? तो कितने किलोमीटर क्षेत्र तक कहा जाता है? इसे आप लोगों को बताया था। अब 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक सीमा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अगला हमारा हो गया अभ्यास प्रश्न है, जो संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर कीजिए। ठीक है, तो एक साइड हम ले लिए संभावी संसाधन और दूसरा हो गया हमारा संचित कोश संसाधन। ठीक है, तो संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो भविष्य में विकसित हो सकते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाए गए। जो भविष्य में विकसित हो सकते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया, क्या हो गया? संभावित संसाधन हो गया। और संचित कोश संसाधन वे संसाधन जो वर्तमान में मौजूद है लेकिन उनकी उपयोगिता के लिए हमें तकनीकी या अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? संचित कोश संसाधन हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया हमें जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र की लहरों से प्राप्त ऊर्जा। ये क्या हो गया? संभावित संसाधन हो गया। जबकि संचित कोश संसाधन में हो गया हमारा कोयला, पेट्रोलियम, जल, खनिज संसाधन। ये क्या हो गया हमारा? संचित कोश संसाधन हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। इनका उपयोग अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ लेकिन भविष्य में इनका उपयोग संभव है। ठीक है, इन संसाधनों का उपयोग पहले से ही हो चुका है और अभी इनकी मात्रा निश्चित होती है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। जो इनका उपयोग करने के लिए तकनीकी या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि इनका उपयोग वर्तमान समय में भी किया जा सकता है लेकिन इनकी मात्रा सीमित है। क्या? इनकी मात्रा सीमित है। ऐसे संसाधन जो अपेक्षाकृत नए हैं और अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजे गए हैं, ये क्या है? संभावित संसाधन हो गया। जबकि वे संसाधन जो पहले से खोजे गए और उपयोग किए जा चुके हैं उसे कौन से संसाधन बोलते हैं हम? संचित कोश संसाधन, जैसे तेल और खनिज संसाधन। ठीक है, ये हो गया हमारे संचित कोश संसाधन और संभावित संसाधन में अंतर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। क्या? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? पीछे हम पढ़े थे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए यह चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। ठीक है, ये हो गया हमारे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं
जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? मतलब संसाधन के निर्माण में हमारे पास टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, ये देखते हैं। ठीक है, तो भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन में उपयोगी हो पाते हैं। भौतिक संसाधन हो या जैविक संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो, ये हमारे पास तकनीकी या टेक्नोलॉजी के सहारे ही ज्यादा उपयोगी हो पाते हैं। ठीक है, आदि मानव तकनीकों के अभाव के कारण ही, मतलब आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। ठीक है, आदि मानव के पास तकनीक नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के जैसे विकास होता गया तो आज हम ज्ञानी मानव बन गए। ठीक है, अब पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। मतलब पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध है उसे हम अपने टेक्नोलॉजी के सहारे अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, जब पर्यावरण में मानव द्वारा तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। जब पर्यावरण में मानव द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो एक नया सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, तो सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण आज हम यूज नहीं कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो हम आदि मानव से एक ज्ञानी मानव बन गए। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा है ये, जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए जल्दी। कितने भागों में बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर, जिसको मतलब बोलते हैं मालिकाना हक के आधार पर? तो यहाँ पे दिया गया है कितने भागों में बांटा गया स्वामित्व के आधार पर, 4 भागों में बांटा गया है। तो उसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन हो गया, उसके बाद सामुदायिक संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो इसको हम वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसी तरह से हम पूरा अपने चैप्टर का पूरे ज्योग्राफी सीरीज को खत्म करने वाले हैं, जिसमें हमारे हर एक टॉपिक होंगे। सबसे पहले पहले पूरा पूरा टॉपिक कराया जाएगा, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ में अभ्यास प्रश्न भी करते रहेंगे, जिससे आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस अक्षर ज्ञान मंच चैनल को सब्सक्राइब करें